देखिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ऑक्टेट रूल पढ़ा, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, इसकी डेफिनेशन पे अभी आते हैं, पर हम सबसे पहले ये बात कर लें कि आयनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या है। डेफिनेशन और मीनिंग में अंतर होता है बच्चों। देखिए, आयनिक आप समझते हैं आयंस। आयंस का मीनिंग मतलब होता है कटायन एंड अनायन। आयन और बॉन्ड का मतलब होता है, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बॉन्ड कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फिजिक्स में बोल देते हैं और केमिस्ट्री में उसको हम नाम कर देते हैं बच्चे बॉन्ड। ठीक है बच्चे। और जो कटायन और अनायन होता है, मतलब कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। और जो चार्ज्ड पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चार्ज पार्टिकल में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये ऑब्वियस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेरे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जो होती है, चार्ज पार्टिकल में जो भी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ऑपोजिट है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा डेफिनेशन, नहीं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये हो जाती है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड मतलब फोर्स। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between negative and a positive ion इनमें। तो डेफिनेशन ध्यान से, ionic bond is defined as the bond formed as a result of electrostatic force of attraction between the positive and a negative ion। हालांकि अधिकतर केस में हम जब देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं डिफाइन आयनिक बॉन्ड, तो बच्चा कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं है मेरे बच्चे। ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये वो बात है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम जब जाएगा, दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो मेरा सवाल ये नहीं है हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, मेरा सवाल क्या है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। So do you find any difference in the definition and how ionic bond is formed? Are they same? No, they are not same. They are not same. Definition हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कि एक बात तय है कि कटायन बनाने के लिए आपको एक एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, तब जाके वो कटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और अनायन बनाने के लिए आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन डालना होगा, तब जाके वो अनायन बनेगा। यानी कि तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेंगी। और जब वो बनेंगी
तो उनके आपस में बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मेरे बच्चों डेफिनेशन क्लियर है? तुम आगे बढ़ो। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोडियम, आप सभी जानते हैं सोडियम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको सिखाया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर ही उसके इलेक्ट्रॉन से वैलेंस। कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पर कोई अगर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 का मेंबर है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर -10। मतलब कोई अगर ग्रुप 13 का है तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई अगर ग्रुप 17 का है तो उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई अगर ग्रुप 18 का है तो उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोडियम ग्रुप 1 का है तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करा दिया फ्लोरीन में। अब बताओ फ्लोरीन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 17 -10 7। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एफ एटम? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एफ गेन कर लेगा कंप्लीट ट्रांसफर के तहत तो ये एफ का एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और उसके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो अनायन बन जाता है। ये हम पीरियोडिसिटी में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर कैटायन बन गया इलेक्ट्रॉन के लॉस से, अनायन बन गया इलेक्ट्रॉन के गेन से, और आपस में जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेंटेन करेंगे इट इज आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में लगने वाली फोर्स आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्ड, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी रखा गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने मैग्नीशियम को लिखा, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। मैं अब ग्रुप आपके उम्मीद करता हूँ आपको याद है, पीरियोडिसिटी चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है और मुझको अच्छे से टेस्ट भी दिया है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सो व्हेन मैग्नीशियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम बिकम्स डाई पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव क्यों आता है ये भी हम सीख के आए हैं पीरियोडिसिटी में, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन फालतू हैं, इलेक्ट्रॉन 2 कम है। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, 10 माइनस करा 6। मैं पहले बता दूं बच्चे, अगर आप किसी दिन के इंतज़ार में हो कि एक दिन आएगा आप सबके ग्रुप नंबर याद करोगे तो आप मूर्ख हैं। आप मूर्ख हैं अगर आप सोचते हैं कि किसी एक दिन आएगा और आप उस दिन में याद करेंगे। आप शेख चिल्ली हैं, वो दिन कभी नहीं आएगा आपका। अगर आपने पीरियोडिसिटी में ग्रुप नंबर याद नहीं किए तो आप इस चैप्टर में भी याद नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ, आपको ये चैप्टर आधे से ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अब बाकी फैसला आपके ऊपर है। मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम गेन करेगा। ऑक्सीजन एटम जब गेन करेगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम के गेन कर लिए, तो ये 2 माइनस चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव बना, O अपने कितने क्या बेटा? O अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2। सर समझ नहीं आ रहा सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप सुनते रहो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। क्लास की रिकॉर्डिंग तो होगी पर मैं वॉइस ब्रेक का कोई इलाज नहीं कर सकता। तो ये 2 पॉजिटिव, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है या 1-2 बच्चों को हो रही है?
यस सर। क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? सर अब सही आ रही है। वही धीरे धीरे ठीक हो जाएगी बच्चा। जब डिस्टर्ब हो तो आप बाकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको। चलिए, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी, ये है आयनिक बॉन्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन शो simply the formation of ionic bond. How is ionic bond formed? By the complete transfer of electron from one atom to another. Now comes to next topic. What are the factors which affect formation of ionic bond? कौन कौन सी बातें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकती हैं? फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ के आए हो क्या होती है? डेफिनेशन मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि एक दिन सुना था तो सबको डांट लगाई थी मैंने। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनिक बॉन्ड के लिए इस इलेक्ट्रॉन का निकलना जरूरी है। तो जितनी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इलेक्ट्रॉन आसानी से तभी निकलेगा जब ये एनर्जी रिक्वायर्ड लो होगी, क्योंकि अगर ये लो एनर्जी से निकल गया तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड जल्दी बनने को तैयार है। और सोचो, ये एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, मान लो इतनी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आयनिक बॉन्ड काहे का बनेगा? अच्छा बनेगा, बेकार बनेगा, मुश्किल से बनेगा, आराम से बनेगा? बहुत मुश्किल से बनेगा। तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। यानी कि जिसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होगी, so those atoms which are having lower ionization enthalpy are having higher tendency to form ionic bond. आप बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी थी? ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ग्रुप 13 की, 14 की, किसकी? किस ग्रुप एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट हुआ करती थी? ग्रुप 1 वालों, अल्कली वालों की। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अल्कली मेटल हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट मींस अल्कली मेटल हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए, व्हाई अल्कली मेटल फॉर्म्स या व्हाई अल्कली मेटल शोज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आंसर इज बिकॉज ऑफ देयर लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ अदर ग्रुप। तो आप देखेंगे जो ये मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे आयनिक बॉन्ड यही तो बना रहे हैं सबसे ज़्यादा, सबसे आसानी से, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी से ही बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, सीजियम की तो बहुत ही कम होती है। तो फिर सबसे आसानी से आयनिक बॉन्ड कौन बनाने को तैयार है, लिथियम या सीजियम? सीजियम। Second factor which affect the formation of ionic bond is electron gain enthalpy. अब आपको समझ में आएगा उस चैप्टर में डांट क्यों पड़ती थी आपको, क्योंकि ये बातें रिपीट हो रही हैं। अब नहीं पता होंगी तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं।
मान लो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है एक एटम में, उस एटम के ऑर्बिटल का हिस्सा बनता है ये, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन है ना इसमें, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड अगर हाई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज मोर नेगेटिव है। मोर का मतलब हो गया ज्यादा, नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज। आप इसको उल्टा पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज बहुत नेगेटिव है, इसका मीनिंग ये होता है एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा हुई। इसका मीनिंग ये होता है कि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। अगर न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा आसानी से बन गया और अच्छे से बन गया। अब वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं, अब वो इलेक्ट्रॉन वो एटम छोड़ना चाहेगा नहीं। तो आप बताओ ये बात, ये वाली बात आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए एक फेवरेबल है या अगेंस्ट बात है? ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये बात आयनिक बॉन्ड को फेवर करती है या उसके अगेंस्ट जाती है? क्या लगता है आपको? फेवरेबल। गुड गुड, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी एनर्जी रिलीज, उतनी एनर्जी रिलीज का मतलब उतना न्यूक्लियस का साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन ने उस एटम में अच्छे से जगह बना ली है, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का अच्छे से हिस्सा बन चुका है। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का प्रभाव में नहीं आने वाला। तो आयनिक बॉन्ड के लिए तो एक अच्छी बात है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जाना जितना आवश्यक है उतना ही किसी एटम में गेन होना उतना आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे प्रभावित करती है? मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर विल बी द tendency to form ionic bond। ठीक है ना बच्चों? अब बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी थी पूरी टेबल में? क्लोरीन। हैलोजेंस की। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस तो है मेरे बच्चों। तो अगर इनकी मोस्ट नेगेटिव है, इनका मतलब क्या मोस्ट नेगेटिव है? मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिलीज करते हैं। नेगेटिव का मतलब रिलीज, मैक्सिमम रिलीज। नेगेटिव का मतलब रिलीज कब? इलेक्ट्रॉन को। जी मतलब गेन, ई मतलब एनर्जी। तो लाइन दोबारा पढ़ना जो ब्लू में लिखी। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का छुपा हुआ मतलब क्या है? मैक्सिमम रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। कौन करते हैं? हैलोजेंस। क्यों करते हैं? दो वजह से। एक तो बहुत छोटे होते हैं और इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो अगर हैलोजन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो दे विल शो मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म क्या? आयनिक बॉन्ड। तो अगर आपको इस सवाल का रूप दे दिया जाए, वाई हैलोजन शोज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप? आंसर, बिकॉज ऑफ देयर मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप एलिमेंट। और अगर आप देखें
अगर आप देखें तो इधर अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और इधर हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। आप देखेंगे मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड बनाने वाले ये दो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए दो ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ने में ये माहिर, इलेक्ट्रॉन गेन करने में ये माहिर। तो आप देख लो, लिथियम को F से जोड़ दो, लिथियम को Cl से जोड़ दो, लिथियम को Br से जोड़ दो, लिथियम को I से जोड़ दो, ऐसे सोडियम को F से लेके सोडियम को I तक जोड़ दो, ऐसे पोटेशियम को F से लेके पोटेशियम को I तक जोड़ दो, ऐसे रुबिडियम फ्लोराइड से रुबिडियम आयोडाइड तक आ जाओ, ऐसे सीजियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड तक आ जाओ। आप देखेंगे मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड बनाए ही इन्हीं दो ग्रुप के बीच में जाते हैं मेरे बच्चे। थर्ड फैक्टर इज लैटिस एंथैल्पी। आपके लिए नया शब्द है ये। थर्ड फैक्टर इज लैटिस एंथैल्पी। मेरे बच्चे, जब कटायन बनता है, मैं लैटिस एंथैल्पी नया शब्द है, इसको ढंग से बताऊंगा। जब आपके लिए कटायन बनता है और अनायन बनता है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, राइट? इनके आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन होने लगती है। ऑब्वियस है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो इनको अलग करना है आपने, मतलब कटायन अलग करना है और अनायन अलग करना है। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। ताकि कटायन और अनायन अलग अलग हो जाए। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड is defined as lattice enthalpy. Definition ध्यान से सुनिएगा। It is defined as amount of energy required. ये It is defined as amount of energy required to completely separate. इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। To completely separate 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous components. 1 mole of solid ionic compound into its gaseous component. मतलब एक कटायन और एक अनायन में जितनी भी अट्रैक्शन है, उसको खत्म करने के लिए जो भी एनर्जी दी, जिससे वो सॉलिड आयनिक कंपाउंड कटायन और अनायन की गैसियस फॉर्म में अलग अलग हो गया, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बड़ी सिंपल और सरल बात है। मान लो ये एक लैटिस एंथैल्पी है, ये, और ये एक लैटिस एंथैल्पी है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन किसी को विजिबल नहीं है? मतलब है विजिबल नहीं है बेटा मैं सब किसी को नो सर, विजिबल नहीं है। किसी को नहीं है? सर विजिबल है। बेटा फिर नेटवर्क सर है विजिबल। बस जिसको नहीं है फिर नेटवर्क एरर होगा उसका, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उसका नुकसान ना हो कुछ देर बाद। मैंने दो केस बनाए हैं, एक में लैटिस एंथैल्पी हाई है, एक में लैटिस एंथैल्पी लो है। आपको क्या लगता है कौन सा केस आयनिक बॉन्ड की सर्वाइवल के लिए बढ़िया? ये केस बढ़िया लगता है आयनिक बॉन्ड की सर्वाइवल के लिए, या ये बॉन्ड बढ़िया है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए? कौन सा फेवरेबल है? ये ज्यादा फेवरेबल है या ये ज्यादा फेवरेबल है? क्या लगता है आपको? सेकंड। और दो बच्चों की दोस्ती हुई, दोस्त है, ठीक है। तीसरे इंसान ने छोटी सी बात कही
और इनके मुक्के चलने शुरू हो गए, मुक्के चलने शुरू हो गए, घुसंडबाजी होगी इनकी। अब बताओ ये बात इनकी दोस्ती के लिए अच्छी बात थी? इनकी दोस्ती गहरी थी या हल्की दोस्ती थी? क्या लगता है? हल्की। हल्की दोस्ती थी। तो एक गहरी सर दोस्ती के हल्की। लिए, एक गहरी दोस्ती के लिए किसी थर्ड पार्टी के लिए फूट डालना आसान होना चाहिए या मुश्किल होना चाहिए? मुश्किल। मुश्किल आसान। भैया अच्छा, मतलब आसान होना चाहिए, मतलब वो गहरी दोस्ती मानी जाएगी कि भैया फूट डालना आसान है, इसके लिए इसकी दोस्ती को गहरी माना जाएगा। जय वीरू को तोड़ना आसान था मुश्किल था? शोले नहीं देखी? तो मतलब मुश्किल था। जितनी गहरी दोस्ती हो उतना ही फूट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतना ही फूट डालने के लिए जतन करना पड़ेगा। आप बताओ दोस्ती के लिए फेवरेबल है या नहीं ये बात? अगर मैं कहूँ दो दोस्त को तोड़ना बहुत जतन करना पड़ेगा, और मैं कहूँ कि दो दोस्तों को तोड़ने के लिए बहुत आसान है भैया, एक छोटी सी बात को ये एक दूसरे का सर फोड़ देंगे पत्थर लेके, तो कौन सी दोस्ती ज्यादा बढ़िया हुई भाई? जिसमें फूट डालना मुश्किल है। कौन सा रिश्ता मजबूत हुआ? जिसमें फूट डालना आसान है, फूट डालना मुश्किल है? कौन सा रिश्ता मजबूत हुआ? मुश्किल है। जिसके अंदर फूट डालना मुश्किल है वही तो रिश्ता मजबूत हुआ ना बच्चे। रिश्तों की मजबूती कैसे पता चलती है? आपके कठिन समय में पता चलती है। कठिन समय आते ही कई रिश्ते टूट जाते हैं, और कई बार कठिन से कठिन समय आता है, रिश्ता टिका रहता है। तो ये आपकी दोस्ती की पहचान है, ये आपके रिश्तों की पहचान है। कई बार कठिन समय में अच्छे से अच्छे रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं, और कई बार जितना मर्जी कठिन समय आ जाए सामने वाला साथ नहीं छोड़ता। तो रिश्ते की पहचान यही है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा मेरे बच्चे, मैं तो केमिस्ट्री से भटकता ही नहीं, कभी कभी नहीं भटकूंगा बच्चे। 2 साल प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे, केमिस्ट्री के सवाल अलावा कभी नहीं पढ़ाऊंगा कुछ और। वो जी समझाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि बॉन्डिंग भी तो दोस्ती है, ए और बी और सी और डी की। तो आप बताओ, ए और बी बहुत एनर्जी देके टूटा, सी और डी थोड़ी सी एनर्जी से टूटा। आप बताओ आयनिक बॉन्ड ज्यादा बेहतर किसने बनाया? फर्स्ट ने। ए और बी। फर्स्ट ने मेरे बच्चों, फर्स्ट ने। फर्स्ट तो जय और वीरू है, मजबूत दोस्ती है, हाई लैटिस एंथैल्पी है, कोई भी आ जाए टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है। ठीक है मेरे बच्चे? तो क्या लगता है फिर लैटिस एंथैल्पी कैसे सपोर्ट करेगी आयनिक बॉन्ड की? ध्यान से सुनिएगा, लैटिस एंथैल्पी कैसे सपोर्ट करेगी। डेफिनेशन सुनाई, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, जिसके पास नहीं है वो डेफिनेशन लिख सकता है मेरे साथ साथ। लैटिस एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट। शब्द देखो, कंप्लीटली सेपरेट, यानी कि ए और बी में शब्द क्या लगा सकता हूँ, एक प्लस, दोनों अलग अलग हो गए। टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं हायर द लैटिस एंथैल्पी, हायर द लैटिस एंथैल्पी, हायर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड? क्या ये बात से सहमत है? बोलिए। तो आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? हायर लैटिस एंथैल्पी, हायर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड टिका रहेगा ना, ये तो बनते टूट जाएगा, कोई भी आके फूट डाल देगा। फूट डालने का मतलब क्या है? यहां पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कोई जीवन का संदेश नहीं दे रहा आपको। फूट डालने का मतलब हीट है, मतलब थोड़ी सी हीट मिली और आयनिक बॉन्ड टूट गया, थोड़ी सी एनर्जी मिली, आयनिक बॉन्ड टूट गया। काहे का बॉन्ड फिर? जो बनते ही टूट गया। काहे का रिश्ता जो बनते ही टूट जाए? चलिए देखिए, आज मैंने आपको सबसे पहली बार लैटिस एंथैल्पी का जिक्र किया है, तो उससे पहले आयनिक बॉन्ड की मैं रिवीजन करा दूं कि आयनिक बॉन्ड को फेवर क्या क्या बातें करती हैं। आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले फेवर करती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं, अधूरा शब्द, अधूरा ज्ञान,
सबसे बड़ा ज्ञान। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लोग कितना बढ़िया शब्द होगा नहीं अब। मोर मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब रिलीज, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो एनर्जी। और तीसरा मैंने क्या कहा, मोर लैटिस एंथैल्पी। तो तीन बातें आप आयनिक बॉन्ड को सपोर्ट करती हैं, कभी मत भूलिएगा। ठीक है मेरे बच्चों। देखिए आज हम ना पहली बार लैटिस एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम लैटिस एंथैल्पी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर ये थोड़ा ना कि वही पढ़ना है जो सिलेबस में नहीं है, जो हमारा। सर हाँ बोलो बच्चे। सर जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो सिर्फ क्रिस्टलीन सॉलिड्स के लिए होती है। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड गुड़िया हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस 12th क्लास में पहला चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है मेरे बच्चे। सर वो सिर्फ आयनिक बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है उसी के लिए होती है ना, हाँ अगर उससे में कोवलेंट बन रहा होता है। हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कोवलेंट भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो कई तरह के हो सकते हैं, पर जो आयनिक होते हैं उसी में लैटिस एंथैल्पी लगेगी। सर कोवलेंट में नहीं लग नहीं, सकता। कोवलेंट में प्लस माइनस होता है ना बच्चों। ओके आप लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए बच्चे, ठीक है। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है वो अच्छी बात है। हम लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। देखो चार्ज पार्टिकल की अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th क्लास में पहला चैप्टर यही आएगा फिजिक्स में, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। 12th क्लास की फिजिक्स में पहला चैप्टर ये आएगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आपको लगता नहीं उतनी हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। सहमत है मेरी इस बात से? बोलो। अब जानते हैं F ज्यादा कब होगा, थोड़ा मैथमेटिकली समझा रहा हूं। हाँ, जितना F ज्यादा होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी इनको अलग करने के लिए ना। F ज्यादा दो केस में होगा। पहला, अगर Q1 और Q2 ज्यादा हो, जितना Q2 ज्यादा उतना F ज्यादा, जितना F ज्यादा उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। तो आप बताओ लैटिस एंथैल्पी सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन पे डिपेंड करती है। मतलब कटायन जितना प्लस होगा, अनायन जितना माइनस होगा, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, उतनी लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। यानी कि लैटिस एंथैल्पी सबसे पहली बात डिपेंड करती है कटायन और अनायन के चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा प्लस, जितना ज्यादा माइनस, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जानते हैं फॉर्मूले से दूसरा फैक्टर कौन सा लग रहा है आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। आर मतलब दोनों के पार्टिकल का डिस्टेंस, ये आर होता है। तो आर जितना कम होगा उतना एफ ज्यादा होगा, जितना एफ ज्यादा होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो आर कम कैसे हो सकता है? जब ये और ये छोटे हो। तो सेकंड फैक्टर क्या आ गया? साइज ऑफ कटायन एंड अनायन।
कटायन और अनायन के साइज पे डिपेंड करती है। यानी कि कटायन और अनायन जितने ज्यादा स्मॉलर होंगे, आर उतने कम होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी ही हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। यानी कि लैटिस एंथैल्पी हाई कब होगी मेरे बच्चे, दोबारा से सीख लो, जब कटायन और अनायन ज्यादा प्लस चार्ज लेके बैठे होंगे, या जब कटायन और अनायन जितने छोटे हों। चलो एग्जांपल करते हैं, तभी समझ में आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। बताइए, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड दोनों में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? देखो, सोडियम दोनों में सेम है, कॉमन है सोडियम आयन, तो मेरा आंसर सोडियम आयन डिसाइड नहीं करेगा, मेरा आंसर डिसाइड कौन करेगा? क्लोराइड और फ्लोराइड। अब बताओ, चार्ज भी सेम है दोनों में, -1, पर साइज किसका छोटा है? साइज Cl- का छोटा है या साइज F का छोटा है? जल्दी बताओ, विच इज हैविंग स्मॉलर साइज? F- का F-। तो सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन का डिस्टेंस कम होगा, R कम होगा तो F ज्यादा हो जाएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, उतनी ही हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। तो नाउ आउट ऑफ NaCl और NaF which is having higher lattice enthalpy? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। रीजन, आंसर ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ F- देन Cl-। Second, out of NaCl और LiCl which is having higher lattice enthalpy? देखो जी, Cl- कॉमन है, आंसर डिसाइड करेगा Na+ और लिथियम प्लस। क्या लगता है, साइज किसका छोटा है? जिसका उसमें फोर्स ज्यादा। किसका साइज छोटा है? लिथियम का, सोडियम आयन का? लिथियम। तो लिथियम लिथियम आयन। क्लोराइड will have higher lattice enthalpy because of smaller size of lithium ion than Na+ ion. सर एक बार चार्ज वाला पॉइंट फिर से बता दो। अभी आएगा बच्ची, दोबारा आएगा, वेट कर ले, अभी इन एग्जांपल में बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ NaCl, out of NaF और MgO which is having higher lattice enthalpy? अब बताओ, Na पे +1 होता है और Mg पे होता है +2, F पे -1 होता है और O पे होता है 2-। अब बताओ, चार्ज कहाँ ज्यादा लगता है? सर MgO। ये 2 + 2 - चार्ज ज्यादा है, NaF- में चार्ज कम है। तो जहां पर जितना ज्यादा ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतना ही ज्यादा F होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड हाई होगी, उतनी ही लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। तो बताओ फिर, जो बच्चा पूछ रहा था सर चार्ज का पॉइंट, दोबारा बताओ। बताओ बच्ची, दोनों में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, NaF की, MgO की? MgO। रीजन क्या देंगे? बिकॉज इन MgO there is a greater magnitude of charge on Mg2+ and O2-। ठीक है, 4 गुना है, 4 गुना, 2 × 2 4 होता है ना, 4 गुना चार्ज है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी लगभग 4 गुना होगी, लगभग 4 गुना। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो इसमें इतनी एनर्जी से टूटेगा ना, MgO में लगभग 4 गुना से टूटेगा।
लगभग 4 गुना स्लो होता है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, NaF या MgO? चलिए आगे चलते हैं, बोलो NaF और MgO कौन सा स्टेबल लग रहा है आपको? MgO. MgO, Thank you. गुड। अब मुझको बताइए MgO और CaO, देखो चार्ज सेम है, Mg2 प्लस Ca2 प्लस होता है। अब बताओ साइज, जब चार्ज सेम लगे साइज को देख लो, साइज किसका छोटा है, Mg2 प्लस का या Ca2 प्लस का? पीरियोडिसिटी पढ़ के आयो वैभव, साइज छोटा है Mg2 प्लस का Ca2 प्लस का? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. बहुत बढ़िया आंसर है ये, सबसे सेम MG2 plus. Mg2 सर आपकी आवाज कट रही है. कोई बात नहीं, Mg2 प्लस का, तो Mg2 प्लस का साइज अगर छोटा है तो विच इज हैविंग हायर लैटिस एंथैल्पी, MgO। आंसर क्या देंगे, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ MgO इज हायर देन कैल्शियम ऑक्साइड बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ Mg2 प्लस देन Ca2 प्लस। नेक्स्ट, MgO एंड MgS, बताइए MgO एंड MgS किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, क्या लगता है? MGO. ये तो डिसाइड ही नहीं करेगा आंसर, आंसर ये डिसाइड करेगा O2 माइनस और S2 माइनस। जब चार्ज सेम है तो साइज छोटा देखो, साइज O का छोटा है O2 माइनस का, तो MgO will have higher lattice enthalpy than MgS because of smaller size of O2 minus than S2 minus। आगे बढ़े जी, चलिए अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, KCl या रुबिडियम Cl, रुबिडियम क्लोराइड सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड या रुबिडियम क्लोराइड, किसकी लैटिस ज्यादा? Potassium chloride. बहुत तो बढ़िया, KCl बहुत बढ़िया। क्यों पोटेशियम क्लोराइड क्यों कहा आपने? क्योंकि K Smaller प्लस का size. साइज Size छोटा. Medium का Rb size प्लस का छोटा. साइज से छोटा है, बहुत बढ़िया। विच इज हैविंग हायर लैटिस एंथैल्पी, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड? Beryllium oxide. मेंबर याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। Beryllium oxide. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लग रही है बच्चे आपको ग्रुप याद करने की, या अभी भी नहीं आ रही अक्ल? इंपॉर्टेंस लग रही है ना ग्रुप याद करने की, कि बेरिलियम छोटा होगा, बेरियम बहुत बड़ा होगा। तो आंसर क्या है, विच इज हैविंग हायर लैटिस एंथैल्पी? बेरिलियम ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ बेरियम 2 प्लस देन बेरियम 2 प्लस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, वापस जा रहा हूँ, बोल बेटा बोल। सर आप बोर्ड पे कुछ देख रहे हो? बेटा सभी को बोर्ड नहीं दिख रहा मेरा? सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है मेरी। Sir, freeze हो गई है screen. सभी को फ्रीज हो रही है स्क्रीन? Yes sir. Yes. Yes, sir. कोई Yes, ऐसा sir. कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है सर बिल्कुल नहीं हो रही है, मेरी तो बिल्कुल ठीक आ रही है? चलो देखते हैं फिर, अभी मैं बस थोड़ा टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं क्लास को छोड़ूंगा, डिसकंटिन्यू करूँगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा फिर, ठीक है बच्चों? चलो, अगर मैं कहूँ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, हायर लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? Cl माइनस सब में, Cl माइनस सब में कॉमन है, Lithium क्लोराइड की। शाबाश बच्ची, लिथियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा होगी पोटेशियम क्लोराइड से, देन रुबिडियम क्लोराइड एंड देन सीजियम क्लोराइड। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। मतलब लिथियम क्लोराइड ज़्यादा एनर्जी से टूटेगा, सीजियम क्लोराइड थोड़ी सी एनर्जी से ही टूट जाएगा। ये मतलब हुआ ना लैटिस एंथैल्पी का। अच्छा बताओ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, अब किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी?
Lithium chloride. Chloride. शाबाश, लिथियम फ्लोराइड की, फिर लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड देन लिथियम आयोडाइड. दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी. रीजन क्या होगा? क्योंकि F माइनस छोटा है Cl माइनस से, Cl माइनस छोटा है Br माइनस से, Br माइनस छोटा I माइनस से, और जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा R उतना कम होगा. R जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी हाई होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी हाई होगी उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हाई होगी. जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हाई होगी उतनी ही ज़्यादा हायर लैटिस एंथैल्पी होगी. चलिए एक और केस करते हैं. लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड. अब F माइनस होता है, O2 माइनस होता है और N3 माइनस होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो. अब F में तो 1 माइनस है, O में 2 माइनस है, डबल हो गया. N में 3 माइनस है, ट्रिपल चार्ज हो गया. तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. F का फॉर्मूला क्या था? K1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा Q1 Q2 होगा उतना ज़्यादा F, उतनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी. तो आंसर यही ऑर्डर हो जाएगा. लिथियम फ्लोराइड से ज़्यादा लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड से ज़्यादा लिथियम नाइट्राइड. तो ये हो गया इंक्रीजिंग लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर. लास्ट, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड. हायर लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? बेरिलियम ऑक्साइड. शाबाश, बेरिलियम ऑक्साइड. बेरिलियम ऑक्साइड. शाबाश. कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड. बेरियम ऑक्साइड, सॉरी. बेरिलियम ऑक्साइड की हाईएस्ट, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन बेरियम ऑक्साइड. इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया लैटिस एंथैल्पी का. तो लैटिस एंथैल्पी बच्चों आपको क्लियर है? आइडिया लग गया ना लैटिस एंथैल्पी का आपको? यस. गुड. Yes, sir. हाँ जी. चलिए मैं एक और चेक करता हूँ आपको समझ में कितना आया. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सेलिनाइड. हायर लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? लीस्ट किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की हायर. Magnesium oxide high. गुड. समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चे. तो अब थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है बच्चों को, तो फिर क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम फिर उसमें करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स मेरे बच्चों, जो बहुत अहम क्लास है. तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास 2 घंटे की लेंगे. तो एक तो बॉन्ड पैरामीटर्स आपने करने, फिर आपने करनी है रेजोनेंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा. एंड देन डाइपोल मोमेंट. तो कोशिश करेंगे अगली क्लास जब 2 घंटे की लेंगे तो उसमें ये 3 टॉपिक हम कवर कर दें.